जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुबोध और आपका आपके अपने चैनल अरुणोदय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हम लोग पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रमुख वादों को, जिनमें हम लोगों ने अस्तित्ववाद को पढ़ा, हम लोगों ने आदर्शवाद को पढ़ा और हम लोगों ने प्रतीक यथार्थवाद को पढ़ा। अब हम लोगों को इसी क्रम में पढ़ना था प्रतीकवाद और बिंबवाद को, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको प्रतीकवाद पढ़ाया जाए, आपको बिंबवाद पढ़ाया जाए। उससे पहले क्यों ना एक विशेष चर्चा कर ली जाए प्रतीक पे और बिंब पे, जान लिया जाए पहले कि प्रतीक क्या होते हैं और बिंब क्या होते हैं। जब हमको प्रतीक समझ में आ जाएगा, जब हमको बिंब समझ में आ जाएगा, तब हमको आराम से समझ में आ जाएगा कि प्रतीकवाद क्या है और बिंबवाद क्या है। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रतीकवाद को नहीं पढ़ने वाले हैं, बिंबवाद को नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतीक को पढ़ेंगे और बिंब को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आप अपनी क्लास। और आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरी बस इतनी सी अपेक्षा है कि अगर आप 10, 12, 15 मिनट मेरे संग लगे रहेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रतीक किसको कहते हैं और बिंब किसको कहते हैं। तो शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले बात करेंगे कि बिंब की, कि बिंब कहते किसे हैं। तो बिंब की आपके सामने 4 परिभाषाएं लिख दी गई हैं। इन चारों परिभाषाओं को पढ़ते पढ़ते बिंब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे कैरोलीन की। कैरोलीन कहते हैं कि बिंब कवि के विचार का लघु शब्द चित्र है। क्या कैरोलीन कहना चाहते हैं? अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, उसके माध्यम से फिर हम परिभाषाओं पे बात करेंगे। मान के चलिए प्रेमचंद ने कोई उपन्यास लिखना था, प्रेमचंद को मान के चलिए प्रेमचंद को गोदान लिखना था। तो गोदान उपन्यास लिखने से पहले यूं ही तो लिख नहीं जाएगा, उसके पहले वो काफी सारे विचार किए होंगे, काफी सारी घटनाओं को तैयार किया होगा, काफी सारी चीजों को उन्होंने सोचा होगा, फिर उसको लिखा होगा। उसके बाद उपन्यास लिख जाता है और वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम लोग उपन्यास पढ़ते हैं तो आप ये महसूस करते होंगे कि उपन्यास पढ़ते हुए समय मेरे मस्तिष्क में एक घटनाओं का चित्र बनता हुआ चल रहा है। आप सबके मन में एक होरी का चित्र है, आप सबके मन में एक राय साहब का चित्र है, आप सबके मन में एक झुनिया का चित्र है। ये चित्र क्या है? यही चित्र दरअसल बिंब हैं, जो लेखक ने उनके बारे में विचार किया और फिर उसी तरीके से लिखा, और आपके मस्तिष्क में पढ़ते हुए जो घटनाओं का बिंब बनता हुआ चलता है, घटनाओं का एक चित्र बनता हुआ चलता है, लेखक के शब्द आपके मस्तिष्क में एक चित्र का रूप धारण कर लेते हैं, यही बिंब होता है। जब आप घटनाएं उपन्यास पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि कोई आप मूवी देख रहे हैं या कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, आपके मस्तिष्क में वो बिंब बनते हुए चलते हैं। इसीलिए हमको उपन्यास याद भी रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारा मस्तिष्क किसी चीज को नहीं याद रखता है, सिर्फ तस्वीरों को याद रखता है। और अगर आप उपन्यास के सिर्फ शब्द ही पढ़ें और आपके मेमोरी में शब्द ही सेव हों तो आपको कोई उपन्यास या फिर ये कहें छोटी से छोटी कहानी भी नहीं याद होगी, लेकिन वो कहानी आपके सामने चित्र के रूप में प्रस्तुत होती है, इसीलिए वो एक इमेज बन जाती है, इसीलिए आपको कहानी, उपन्यास, ये सारी चीजें याद रह जाती हैं। तो यही चीज कैरोलीन कह रहे हैं। कैरोलीन कह रहे हैं कि बिंब कवि के विचारों का लघु शब्द चित्र है। बिंब क्या है? दरअसल एक लेखक के द्वारा, एक कवि के द्वारा लिखे हुए शब्दों का जो आपके मस्तिष्क में चित्र बनता है, वही बिंब है। बात समझ में आई? केदारनाथ सिंह की परिभाषा पढ़ेंगे। हिंदी में केदारनाथ सिंह ने प्रतीक और बिंब के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। केदारनाथ सिंह कहते हैं कि बिंब वह शब्द चित्र है, बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा और इंद्रिय अनुभवों के द्वारा। अब केदारनाथ सिंह ने 2 नई चीजें जोड़ी, एक कल्पना को जोड़ा और एक इंद्रिय अनुभव को जोड़ा। केदारनाथ सिंह ये कहना चाहते हैं कि जब तक चीजों का हमको हमारी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं होगा, तब तक हमारे मस्तिष्क में बिंब नहीं बन सकता। क्या कहना चाहते हैं केदारनाथ सिंह? केदारनाथ सिंह कहते हैं, जैसे मान के चलो आपके सामने लिखा है आम। अगर आम को आपने कभी देखा ही नहीं
तो आपके मस्तिष्क में आम का बिंब नहीं बनेगा। तो अगर आपके मस्तिष्क में बिंब बनते हैं तो इसके लिए अनिवार्य है कि आपका इंद्रिय अनुभव होना चाहिए। आपकी चीज आंखों से देखी हुई होनी चाहिए, कानों से सुनी हुई होनी चाहिए, स्वाद ली हुई होनी चाहिए, सुगंध। मान के चलो कोई लिखा फूलों की खुशबू की बात चल रही है, लेकिन अगर खुशबू को आपने अपनी इंद्रिय से अनुभव नहीं किया है तो उसका बिंब नहीं बन पाएगा आपके मस्तिष्क में। अगर कोई गुलाब की खुशबू का विवरण कर रहा है, चित्रण कर रहा है, तो अगर आपने गुलाब की खुशबू ली है तो उसका बिंब आपके मस्तिष्क में बनेगा। तो केदारनाथ सिंह यही कहते हैं कि बिंब वह शब्द चित्र है जो हमारी कल्पनाओं के माध्यम से, और उसमें हमारी कल्पनाएं भी संलग्न होती हैं। आप गोदान पढ़ रहे हैं, होरी को पढ़ते हुए आपकी भी कल्पनाएं उसमें जरूरी हैं। सिर्फ आप शब्दों को पकड़ेंगे तो बात नहीं बनेगा, उसमें आपकी कल्पनाएं, आपके भाव तत्व सम्मिश्रित होंगे, तब आपके जो है मस्तिष्क में बनेंगे। तो केदारनाथ सिंह की ये परिभाषा है कि बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। देख लेते हैं कि नगेंद्र क्या कहते हैं। नगेंद्र जो है एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। नगेंद्र कहते हैं कि कल्पना की सहायता से शब्दार्थ द्वारा, नगेंद्र कहते हैं कि खाली शब्दों से बिंब नहीं बनता है। आप जो है उपन्यास, मान के चलो किसी दूसरी भाषा का कोई उपन्यास है, उसको आपको पढ़ते, आप जो है इंग्लिश में उपन्यास पढ़ते हुए तो चले जाएंगे, पूरा पेज पढ़ देंगे, लेकिन आपके मस्तिष्क में कोई बिंब नहीं बनेगा जब तक आपको उसका अर्थ नहीं पता होगा। डोनाल्ड ट्रंप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलें, अगर आप जो है उनकी जो है स्पीच सुन रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में कोई बिंब नहीं बनता, क्योंकि उनके शब्दों का अर्थ आपके मस्तिष्क को प्राप्त नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी या कोई और राजनेता कोई स्पीच बोले, हमारी भाषा में बोले, अगर मैं उसको समझ जाता हूं तो उसकी बातों का एक बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता हुआ चलता है। तो यही चीज जो है नगेंद्र कहते हैं कि कल्पना की सहायता से शब्द और अर्थ द्वारा निर्मित ऐसे मानस चित्र को बिंब कहते हैं जिसमें भाव तत्व का सम्मिश्रण हो। भाव तत्व यानी वही कल्पना वाली बात हो गई। तो अब आपको बिंब समझ में आ गया होगा। रामचंद्र शुक्ल बिंब के बारे में कहते हैं कि काव्य का काम है कल्पना में बिंब उपस्थित करना। शुक्ल जी कहते हैं कि काव्य का असल में यही काम है कि जो है कल्पना में बिंब लाना, इमेज लाना। जब हमारे सामने जिस काव्य की, जिस साहित्य की जितने स्पष्ट बिंब हमारे मस्तिष्क में बनेंगे वो काव्य उतना ही सफल होगा। तो यही जो है रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि काव्य का काम है कल्पना में बिंब उपस्थित करना, ना कि बुद्धि के सामने विचार लाना। तो बिंब आपको समझ में आया। किसी साहित्य को पढ़ते हुए जो आपके मस्तिष्क में एक फिल्म चलती है वही क्या कहलाती है? बिंब कहलाती है। बात समझ में आई? बढ़ते हैं आगे। बिंब का जो प्रवर्तक है वो टी.ई. ह्यूम को माना जाता है, लेकिन अपने शुक्ल जो है किसी की बात नहीं मानते हैं, तो इनकी बात कैसे मान लें? रामचंद्र शुक्ल ने कहा नहीं नहीं, बिंब के जो है प्रवर्तक तो फ्लिंट ही हैं। तो यह बात समझ में आई। बिंब का प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम को माना जाता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को माना है। अच्छा, बिंब जो है, बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का पर्याय है, और ये जो है अंग्रेजी में इमेज शब्द का जो प्रयोक्ता था वो एजरा पाउंड था। वो जो है एजरा पाउंड थे। इन्होंने बिंब के लिए जो है अंग्रेजी में इमेज शब्द का प्रयोग किया, एजरा पाउंड ने। और बिंब का प्रयोग हिंदी में सबसे पहले किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। केदारनाथ सिंह बताते हैं कि हिंदी में बिंब शब्द के प्रथम प्रयोक्ता जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल ही हैं। तो ये तीन बातें समझ में आई। बिंबवाद के प्रवर्तक टी.ई. ह्यूम, रामचंद्र शुक्ल फ्लिंट को मानते हैं, और बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का पर्याय है, और बिंब शब्द का हिंदी में सबसे पहले प्रयोग किया रामचंद्र शुक्ल ने। अच्छा, जितना अभी तक हमने पढ़ा इन परिभाषाओं को और इन सबसे हमारे मस्तिष्क में तीन बातों को भैया स्पष्ट हो जाना चाहिए था, जिनमें एक है कि बिंब एक शब्द चित्र है। बिल्कुल, जो हमने पढ़ा बिंब क्या है, जो शब्द लिखे होते हैं हमारे मस्तिष्क में उनका चित्र बनता हुआ चलता है, वही बिंब है। बिंब का निर्माण जो है होता है वो कल्पना के द्वारा होता है।
तीसरी बात हमने ये समझी कि बिंब के निर्माण के लिए इंद्रिय अनुभव का होना जरूरी है। जब तक चीजें हमारी इंद्रियों के द्वारा कभी न कभी अनुभव नहीं की गई होंगी तब तक उनका बिंब हमारे मस्तिष्क में नहीं बना होगा। जिसने कभी खेत देखे ही नहीं तो खेत पे कितना भी लिख दिया जाए उसका बिंब उसके मस्तिष्क में नहीं बन सकता, क्योंकि खेत का उसने कभी अपने इंद्रिय से, अपनी आंख से अनुभव ही नहीं किया है, खेत को कभी देखा ही नहीं है, तो उसका बिंब भी नहीं बनेगा। अब हम बात करेंगे आगे। बिंब का थोड़ा सा हम लोग वर्गीकरण देखेंगे। नगेंद्र ने बिंब को जो है 5 भागों में वर्गीकरण किया। इंद्रियता के आधार पे, सर्जक कल्पना के आधार पे और प्रेरक अनुभूति के आधार पे, काव्य अर्थ दृष्टि के आधार पे और काव्य दृष्टि पारक बिंब दृष्टि के आधार पे। उसके बाद केदारनाथ सिंह जो है बिंब को 3 भागों में वर्गीकरण कहते हैं। एक कहते हैं वो आदिम बिंब जो हमको कामायनी जैसे काव्यों में देखने को मिलते हैं। एक वर्गीकरण, एक भाग उनका है पौराणिक बिंब जिसको हमको राम की शक्ति पूजा जैसे काव्यों को देखने को मिलते हैं। एक और बिंब उन्होंने बताया निजनधरी बिंब, जो हमको जो है जैसे परियों की कहानी में, चमत्कारपूर्ण चीजों में, भूत प्रेत की कहानियों में, जादू मंत्र की चीजों को जो हम लोग सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो बिंब बनते हैं, जो भूत प्रेत की चीजें हम लोग देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं किसी से या पढ़ते हैं कहीं, तो हमारे मस्तिष्क में जो बिंब बनते हैं वो निजनधारी बिंब के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि बिंब के जो है प्रमुख तत्व कौन से होते हैं। तो बिंब के लिए कल्पनाओं का होना आवश्यक है, बिंब के लिए जो है इंद्रियों का अनुभव होना आवश्यक है, बिंब के लिए सार्थकता भी आवश्यक है। बिंब जो है सही अर्थ के संग जो है चीजें लिखी होंगी, जब सार्थक शब्द होंगे तो तभी उनका हमारे मस्तिष्क में बिंब बनेगा। निरर्थक शब्दों का बिंब हमारे मस्तिष्क में नहीं बनता और शब्द स्मृति जो है उसके लिए आवश्यक है। तो ये कल्पना के 4 तत्व हैं, ये बिंब के 4 तत्व हैं, कल्पना, इंद्रियता, सार्थकता और शब्द स्मृति। बिंब की विशेषताएं देख लें। हम लोगों ने बिंब पढ़ लिया है तो बिंब की विशेषताएं बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे बिंब चित्रात्मक होता है, बिल्कुल सही बात। अगला क्या है, बिंब इंद्रिय अनुभव से संबद्ध होता है, ये भी सही है। बिंब शब्द और अर्थ के द्वारा निर्मित होते हैं, ये भी सही। खाली शब्द नहीं, शब्द के संग हमको अर्थ भी समझ में आने चाहिए, तभी हमारे मस्तिष्क में बिंब बनेगा। आप इंग्लिश का कोई नॉवेल पढ़ें, पूरा नॉवेल पढ़ जाएं, एक बिंब नहीं बनेगा जब आपको जो इंग्लिश आती ही नहीं है। उसी तरीके से दूसरी चीज ये है कि बिंब हमारी इंद्रियों को प्रभावित करने वाले कल्पनागत रूप है, कल्पनाओं का होना जरूरी है और बिंब मूर्त होता है। उसके बाद हम लोग अगली चीज पढ़ेंगे कि बिंबवाद से जो प्रभावित पाश्चात्य जो कवि और जो है विचारक हैं उनमें से एजरा पाउंड हैं, एमी लॉवेल हैं, टी.एस. इलियट हैं, लेविस हैं, फ्लिंट हैं। ये वही फ्लिंट हैं जिनको रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रवर्तक माना है बिंबवाद का, और लॉरेंस है। कौन कौन? एजरा पाउंड, एमी लॉवेल, टी.एस. इलियट, लेविल, फ्लिंट और लॉरेंस। और बिंब को जो है कुछ नामों से जो है अपने हिंदी में जो है हिंदी के विद्वानों ने पुकारा है। जैसे चित्र विधान जो है बिंब को कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चित्र भाषा कहा है सुमित्रा नंदन पंत ने, भावनाओं का चित्रण कहा है महादेवी वर्मा ने और व्यक्ति निर्मित पुराण कहा है लिविस ने। तो ये हो गया बिंब। बिंब आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं प्रतीक की। तो बिंब समझ में आ गया तो प्रतीक की ओर बढ़ते हैं। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह। प्रतीक का सीधा सीधा सा मतलब होता है चिन्ह, यही प्रतीक है। जैसे नगेंद्र ने एक परिभाषा दी कि उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तब प्रतीक बन जाता है। कोई उपमान है जब वो किसी चीज के लिए रूढ़ हो जाता है तो वही क्या बन जाता है? प्रतीक बन जाता है। मान के चलिए जब सबसे पहले अपनी प्रेमिका को किसी ने चांद का उपमान दिया, लेकिन वो उपमान बार बार दिया जाने लगा तो प्रेमिका के लिए चांद शब्द रूढ़ हो गया, तो प्रेमिका का चांद प्रतीक ही बन गया। तो ये बात समझ में आई। तो इसी तरीके से बिंब जो है कल्पनाओं से बिंब बनते हैं और बिंब जो है आगे चल के क्या बन जाते हैं? प्रतीक बन जाते हैं। जिस प्रकार कबीर के साहित्य में, कबीर ने बार बार अपने साहित्य में बूंद के लिए जीवात्मा का प्रयोग किया और सागर के लिए परमात्मा का प्रयोग किया, और कबीर के साहित्य में इसी तरीके से बूंद जीवात्मा का प्रतीक बन गया और सागर परमात्मा का प्रतीक बन गया। जैसे धर्मवीर भारती के जो ठंडा लोहा में, ठंडा लोहा दुख और निराशा का क्या है? एक प्रतीक है। जैसे चंद्र जो है वो मृदुल आभा का प्रतीक है, जैसे समुद्र जो है वो प्रचुर विस्तार का प्रतीक है, जैसे आकाश जो है वो अनंतता का प्रतीक है, जैसे अग्नि जब हम सुनते हैं तो अग्नि जो है तेज और क्रोध का प्रतीक है। तो ये जो है प्रतीक है।
तो इन जैसे अग्नि, जब अग्नि आपने पहली बार जो है किसी लेखक ने लिखा होगा तो अग्नि का आपके मस्तिष्क में बिंब बना होगा कि तेज का, क्रोध का, और ये बार बार वही बिंब प्रयोग किए जाते रहे तो ये रूढ़ हो गए। अब जो है अग्नि तेज और क्रोध का प्रतीक ही हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि जो है डॉक्टर भागीरथ मिश्र के द्वारा प्रतीकों का कुछ वर्गीकरण किया गया है। जैसे प्रकृति के प्रतीक हो गए, संस्कृत के प्रतीक हो गए, इतिहास के प्रतीक हो गए, जीवन और व्यापार के प्रतीक हो गए, शास्त्रीय वैज्ञानिक प्रतीक हो गए। प्रतीक जैसे प्रकृति प्रतीक कौन कौन से हैं? पतझड़, फूल, पर्वत। सांस्कृतिक प्रतीक रामायण, महाभारत। इतिहास के प्रतीक चंद्रगुप्त, चाणक्य और बाणभट्ट। और जीवन व्यापार के प्रतीक हो गए खेती, किसानी करना इत्यादि। और शास्त्रीय वैज्ञानिक प्रतीक हो गए राजनीति और समाजशास्त्र। तो ये भागीरथ मिश्र का जो है वर्णन है। अब जो है ये छोटी सी हम बात पढ़ लेते हैं इसको, हालांकि जब हम लोग प्रतीकवाद पढ़ेंगे तो बहुत गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज जान लेते हैं कि 1886 ईस्वी में ग्रीक के एक जो है मूल कवि और निबंधकार थे जिनका नाम था जिन मौरेआस इनका नाम था। और फ्रांसीसी अखबार फिगारो में द सिंबोलिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया, जिसके माध्यम से प्रतीकवाद एक नया साहित्य आंदोलन शुरू हुआ। जब हम लोग प्रतीकवाद पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें गहराई से समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतीकवाद समझ में आया होगा। अब जो है मेन चीज जान लेते हैं कि प्रतीक और बिंब में अंतर क्या होता है। पहली बात, प्रतीक उनका होता है जिनके रूप और प्रवृत्ति से सभी परिचित होते हैं, और प्रतीक रूढ़ होता है। जैसे चांद क्या है? एक प्रतीक है। चांद के रूप से भी हम जो है परिचित हैं, उसकी प्रवृत्ति से भी हम लोग परिचित हैं। लेकिन जो बिंब होता है वो अप्रस्तुत होता है, अप्रस्तुत चीज का मानसिक और कल्पित रूप होता है, ये बिंब होता है। बिंब हमारे भाव, कल्पनाओं और विचार होते हैं। बिंब हमारे भाव, कल्पनाएं और विचार होते हैं, जबकि प्रतीक जो होते हैं वो देश काल, वातावरण, संस्कृत, परंपरा आदि से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद बिंब जो है वो प्रायः आकस्मिक होते हैं, हमारे मन में आकस्मिक और अनायास आते हुए जाते हैं, जबकि प्रतीक जो होते हैं वो पहले से सुनिश्चित होते हैं। तो ये बिंब और प्रतीक में अंतर हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।